नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के री एग्ज़ाम के लिए वॉल्यूम नंबर 2 का मॉडल पेपर नंबर 3 आपका स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले वॉल्यूम नंबर 2 के मॉडल पेपर 2 तक अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप तक हमारी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है या फिर अगर थोड़ी बहुत सरसराहट की आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गाइस आप जानते हो कि गर्मी बहुत है और मैं कमरे में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। इस वजह से गाइस फ़ैन चल रहा है और फ़ैन के आवाज़ अगर आप तक जा रही है और अगर हमारी आवाज़ आप तक क्लियर नहीं जा रही है तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। और जहाँ तक है गाइस आप एयरफोन लगा लीजिएगा, ओके। और वैसे मैं बहुत तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा, फिर भी अगर आवाज़ साफ़ नहीं जाती है तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई एयरफोन आप लगा लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, गर्मी से बचने की कोशिश कीजिएगा भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को और आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। देखिए, यूपी कांस्टेबल वॉल्यूम नंबर 2 का मॉडल पेपर नंबर 3 है। इसके पहले मॉडल पेपर 2 कंप्लीट हो गए हैं, नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मैं प्लेलिस्ट इसकी बना दूंगा, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन जो है आपका ये दोनों भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका क्वेश्चन पेपर है, तो आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगई नदी पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? हु ऑर्डर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कर्जन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्जन ने। बंगाल विभाजन का आदेश जो है कर्जन के द्वारा दिया गया था जुलाई 1905 में। अगला सवाल है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। चौरी चौरा की घटना जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि हीनयान और महायान किस धर्म की पंथ हैं। अब देखिए, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, आपसे ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। देखिए, हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म के पंथ हैं। और अगर पूछा जाए गाइस आपसे कि जो श्वेतांबर और दिगंबर हैं, जो श्वेतांबर और दिगंबर हैं ये किस धर्म के हैं, तो श्वेतांबर दिगंबर जो हैं जैन धर्म के हैं। हमसे पूछा गया हीनयान और महायान, तो हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म से हैं, जबकि श्वेतांबर दिगंबर जो है आपके जैन धर्म से हैं। नेक्स्ट सवाल है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, अभिनव भारत समाज की स्थापना जो है विनायक सावरकर द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा विनायक सावरकर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि मन्नत जो है ये किस देश की मुद्रा है। मन्नत किस देश की मुद्रा है, क्वेश्चन नंबर 6। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, मन्नत जो है किस देश की मुद्रा है, राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान की। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी, ऑप्शन अजरबैजान। तो मन्नत जो है ये अजरबैजान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा श्री
श्रीनिवास रामानुजन के। सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। विद्यापति निम्नलिखित में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? आपको बताना है विद्यापति जो है किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली भाषा के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथिली भाषा के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? आपको बताना है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है किसने लिखा? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ये हो जाएगा आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है ये अरुंधति राय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुंधति राय। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी जो रचना है ये है अरुंधति राय की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई किलोमीटर में सबसे ज़्यादा है? आपको बताना है कि किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई जो है ये ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। रेलवे लाइनों की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला है कि इनमें से खरीफ की फसल नहीं है। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए तो मूंगफली, मक्का, धान ये जो है खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं जो है आपकी खरीफ नहीं बल्कि रबी की फसल है। तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी, गेहूं जो है आपका ये खरीफ की फसल नहीं है। अगला है कि अल्फांसो किस फल की किस्म है? अल्फांसो किस फल की किस्म है? अल्फांसो किस फल की किस्म है? क्वेश्चन नंबर 13। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फांसो जो है ये आम के फसल की किस्म है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आम। अगला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है ये किस साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला है कि मधुमक्खी के डंक या में जहर के रूप में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल जो है ये मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है? घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए सोडियम कार्बोनेट पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई थी? आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई। बताइए फटाफट राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। फटाफट बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? देखिए क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी ये जो है आपका है, फिर है कि की लॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना, फिर है IPR उल्लंघन,
फिर है इनमें से कोई नहीं। देखो IPR उल्लंघन भी आपका साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, लेकिन जो यहाँ पे की लॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना ये आपका नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि का उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों, ग्राहकों को संदेश, चित्र, ऑडियो, वीडियो सब कुछ भेज सकते हैं। किसका उपयोग करके? क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा फेसबुक का उपयोग करके, जिसे अब मेटा के नाम से जाना जाता है। तो फेसबुक या मेटा का उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों, ग्राहकों को संदेश, चित्र, वीडियो, ऑडियो सब कुछ भेज सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। भाई लाइट गई है, अब आपको आवाज़ सही जाएगी। देख लो फैन बंद हो गया, अब गर्मी लगेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किनके बीच किया गया? देखिए धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच हुआ? तुरंत गर्मी लगी भाई, तुरंत गर्मी लगी। देखिए सही आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच हुआ। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला है कि लाडली बहना योजना किस राज्य की एक अनूठी पहल है? लाडली बहना योजना किस राज्य की एक अनूठी पहल है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी मध्य प्रदेश। लाडली बहना योजना जो है ये मध्य प्रदेश की पहल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस वस्तु पर अभी GST कर नहीं लगाया जाता? यहाँ पे एक कर है, GST कर नहीं लगाया जाता। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु पर अभी GST कर नहीं लगाया जाता। सही आंसर हो जाएगा। देखो तंबाकू पे भी लगता है और कपड़े पे भी लगता है, लघु उद्योग पे भी लगता है, लेकिन शराब पे अभी GST नहीं लगाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत किस देश के साथ प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित है? ऐसा कुछ सवाल होगा, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? है ही नहीं भाई इसमें। हाँ यहाँ पे आप देख लीजिए इसका जो मतलब इंग्लिश लेटर है, विथ व्हिच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड अ डिफेंस डील टू परचेज प्रेडेटर ड्रोन? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी USA से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर USA। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। बटेश्वर मेला या फिर पशु मेला उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बटेश्वर मेला या पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस राज्य में आयोजित किया मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में? बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए बटेश्वर मेला जो है ये आपका पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक बहुत ही प्रमुख पशु मेला माना जाता है। मेरे प्यारे भाई जितने भी मेले वाले सवाल हैं वो आपके चाहे मतलब इंडिया के राज्य से संबंधित हों या यूपी के ज़िले से संबंधित हों, इन मेले वाले सवाल को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि यूपी पुलिस में ये रहा है कि मेले वाले सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो भाई राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आगरा। आगरा ज़िले में, उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा ज़िले में बटेश्वर मेला या पशु मेला लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि पुलिस बल निम्न में से कौन कौन निकाय शामिल होते हैं? पुलिस बल में कौन कौन निकाय शामिल होते हैं? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस बल में कौन कौन निकाय शामिल होते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सिविल, सशस्त्र और सवार प्रांतीय पुलिस सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS जो है किसके द्वारा विनियमित होता है? राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS नेशनल पेंशन स्कीम किसके द्वारा विनियमित होता है? राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ये हो जाएगा PFRDA के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ये हो जाएगा कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी क्लास कंप्लीट करवा रहा हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चंस करवा दूंगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फ़ैन नहीं चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है ये किसने पेश किया था? सही आंसर हो जाएगा RK षणमुखम शेट्टी ने। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर RK षणमुखम शेट्टी।
स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर.के. षणमुगम शेट्टी ने इसे पेश किया था। अगला है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत ये शक्ति दी गई है कि वो व्यक्ति के मृत्युदंड की क्षमा, मतलब मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, या उसकी फांसी को रोक सकता है, या उसके अपराध को कम कर सकता है। ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? राइट हो जाएगा आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 के तहत। सही आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 72 के तहत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत के पड़ोसियों में से एक ये है आपका बांग्लादेश। राजधानी इसकी ढाका है, मुद्रा इसकी टका है। तो बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी ही है। और बांग्लादेश से संबंधित जो राज्य हैं या बांग्लादेश के जो पड़ोसी राज्य हैं इंडिया के, वो कौन कौन से हैं? तो वो आपका मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम हो गया। ये सब जो है आपके ये हो जाएंगे बांग्लादेश के सटे राज्य। अगला है कि साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कीर्ति है? आपको बताना है कि रत्नावली जो है किसकी कीर्ति है। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। रत्नावली जो है किसकी कीर्ति है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा हर्षवर्धन की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन ए हर्षवर्धन जो है रत्नावली की कीर्ति है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34 है कि बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाए। मेरे प्यारे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक गुड न्यूज़ दे दूं। आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण ई बुक तैयार की गई है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस जीके, यूपी जीके, इसके अलावा करंट अफेयर, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल के साथ बेस्ट ट्रिकी मेथड के साथ आपको मिल रहे हैं। ये ई बुक जो है 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में अभी आपको मिल रही है। बाद में इसका दाम जो है 99 रुपये हो जाएगा। तो अगर आप गाइस इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में अभी इस ई बुक को ले सकते हैं। स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए मैं आपको इसका 2-3 पेज डेमो दिखा देता हूँ। पूरे 418 पेज की ये ई बुक इमेज और कलरफुल के साथ स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए 60% डिस्काउंट के साथ खास आपके लिए बनाई गई है। इस ई बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ये सिलेबस वाइज मेंशन किए गए हैं और इसके अलावा इमेज और कलरफुल के साथ बनाया गया है ताकि पढ़ने में मज़ा आए। पूरे 418 पेज की ये ई बुक है। गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर लेते हो तो फिर आपको किसी के भी कोई भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक बार मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई करनी। मेरे प्यारे भाई, इस ई बुक पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है, आपको मात्र 39 की अभी मिल जाएगी। सो गाइज, अगर आपको लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 यानी 8948667652 इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए। आपको यहाँ से ये ई बुक मिल जाएगी। यहाँ से आप इसके बारे में और भी डिटेल ले सकते हैं। तो 8948667652 इस पर आप व्हाट्सअप करके इस ई बुक को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति जो है कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल में। अगला सवाल है आपके सामने कि गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, या फिर कहा जाए तो मौलिक का अधिकार का। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे।
भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संगाई त्यौहार जो है भारत के मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के मणिपुर में। तो संगाई त्यौहार जो है भारत के मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पे आपका जो जीके कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं आपके हिंदी वाले सवाल की तरफ। हिंदी के सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि आपके एक मात्र लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो गाइस हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। कि गाइस आप जानते हो कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखोगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो इसका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने कि विद्यार्थी का संधि भेद क्या होगा? आपको बताना है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। देखिए विद्या धन अर्थी, इसका विच्छेद होगा और इसमें हो जाएगा विद्यार्थी में दीर्घ संधि। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? आप जानते हैं कि च वर्ग जो है इसका उच्चारण तालु से होता है। और इसमें जो च छ ज झ ये है आपका ये तालु से उच्चारित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जबकि क जो है आपका ये कंठ से होता है और जो ढ है आपका ये मूर्धा से होता है। म जो है आपका ये ओष्ठ से होता है और छ जो है आपका ये तालु से होता है। तो ये मैंने पूरा बता दिया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? देखिए बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ, ये दीर्घ स्वर हैं। जबकि इसमें दिया गया छोटी ई जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ भी हो अल्प प्राण व्यंजन भी हो, इसमें कौन सा है? देखिए अल्प प्राण जो होता है ये होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण जो है ये आपका होता है अल्प प्राण। तो पहला तीसरा पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है और कंठ आपका होता है क वर्ग। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 42 का आसानी से देख लीजिए। पहली बात तो यहाँ पे क वर्ग में ना तो था आता है, ना धा आता है, ना फा आता है, यही आएगा। और ये आपका पांचवा वर्ण है जो कि आपका अंगा है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। कंठ और अल्प प्राण व्यंजन वर्ण अंगा हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 43 ये सवाल थोड़ा सा गलत है। सवाल होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा घन का अनेकार्थी शब्द है, ये सवाल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घन का अनेकार्थी शब्द है। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा घन का एक अनेकार्थी शब्द है, सवाल ये पूछा गया है। ठीक है भैया। अब देखो घन का एक अनेकार्थी शब्द है। घन का मतलब होता है बड़ा हथौड़ा, घन का मतलब बादल भी होता है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी आंसर बड़ा हथौड़ा। ठीक है। हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घन का अनेकार्थी शब्द है, तो वो हो जाएगा बड़ा हथौड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जो अपने आप में विशेष हो। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में हिमालय एक ही है, पूरे विश्व में गंगा एक ही है और पूरे विश्व में राम एक ही हैं। जबकि पहाड़ जो है ये आपका अलग है। पहाड़ के कई नाम हो सकते हैं लेकिन पहाड़ शब्द एक ही है। जैसे गाय का कई नाम हो सकता है लेकिन गाय एक ही है। इस और ऐसे ही गाइस अगर कहा जाए तो आम जो है आपका क्या है?
आम जो है आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर ये कह दिया जाए आपसे कि फल, तो फल में आ जाएगा आम, तो फल आपका जातिवाचक हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द एक स्त्रीलिंग है। 45 नंबर सवाल। राइट हो जाएगा आपका बी आंसर, छाछ। अगला है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इसमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए, ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती हैं, इसमें सकर्मक है। वह अपना सिर खुजलाता है, इसमें भी सकर्मक है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें भी सकर्मक है। लेकिन श्याम जो है ये सोता है, इसमें अकर्मक है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि अंधकार का विलोम क्या होगा। अंधकार का विलोम क्या होगा। 47 नंबर सवाल है। राइट हो जाएगा आपका सी आंसर, आलोक। अंधकार का विलोम आलोक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। अनल का पर्यायवाची क्या होगा। 48 नंबर सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा अग्नि। पावक, अनल, आग, ये सब जो है किसके पर्यायवाची हैं, आपके अग्नि के। ठीक है। और अनिल जो है किसका पर्यायवाची है, तो अनिल जो है आपका ये वायु या हवा का पर्यायवाची है। अगला है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है। आपको बताना है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इसमें स्वयं जो है सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक के अंतर्गत। निजवाचक यानी कि जब स्वयं के लिए कोई कार्य किया जाए तो उसमें निजवाचक होगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना यानी कि प्रायश्चित। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रायश्चित। अगला है कि निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। देखिए, दर्शन, दर्शन जो है आपका ये बहुवचन शब्द है, क्योंकि आपने सुना होगा कि दर्शन दिए जाते हैं। घर, घरों तो गाइस आपका है ही द्वितीयक बहुवचन में। लताओं भी आपका है, लेकिन नदी जो है आपका ये एक वचन शब्द है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि ये किताब मेरी है। इस वाक्य में यह है किस प्रकार का विशेषण है। सीधे सीधे कहा गया है कि ये किताब मेरी, इसमें यह क्या है, ये जो है आपका ये सार्वनामिक विशेषण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण। अगला सवाल देखते हैं। गाइस, मेरा टारगेट जो है ये है कि कम समय में अधिक क्वेश्चंस करवाना है, इस वजह से गाइस मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत जल्दी चल रही है तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगला है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, लोकोक्ति का क्या मतलब है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, इस लोकोक्ति का मतलब है कि अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। अगर किसी को उस समय सहायता मिलती है, सहायता ना दो तो गाइस व्यर्थ ही है बाद में देने से। जैसे आपने गाना सुना होगा कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो यही है गाइस कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो बात वैसे ही है। अगला है कि बात का धनी, इस मुहावरे का मतलब क्या है। बात का धनी, इस मुहावरे का मतलब क्या है। कहते हैं ना भाई, उनसे जो भी कहो बात के धनी है भाई, वो जो भी करते हैं वो अपने वायदे के अनुसार करते हैं। इस वजह से हो जाएगा वायदे का पक्का, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए, ये सवाल जो है इम्पोर्टेंट है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, गरीबों को वस्त्र दो, जब आप गरीब को वस्त्र दोगे तो क्या दोबारा उनसे लोगे, नहीं लोगे। तो यहाँ पे जो राइट होगा आपका ये हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, कर्म नहीं होगा, यहाँ पे कर्म नहीं है ना, वरना कर्म ही मारते बच्चे। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका डी आंसर, संप्रदान कारक। गरीब के लिए वस्त्र दिया जाता है ना, तो राइट क्या हो जाएगा, डी आंसर। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। वहीं दिल्ली अवश्य ही आएगा, क्या यह सही है। वहीं दिल्ली अवश्य आएगा नहीं, दिल्ली अवश्य आएगा, या वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा। इसमें अंतर बताइए। वह दिल्ली आवश्यक आएगा, ये गलत है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वह दिल्ली अवश्य आएगा।
अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न वाक्य में से एक अधोरेखित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप में लिखे हैं, जबकि चौथा शब्द एक शुद्ध लिखा हुआ है। उसे आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। 58 नंबर सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो श्रुति लिपि जो है ये आपके डी आंसर की तरह लिखी जाएगी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए, पंख आपका तत्सम है क्या? कौन सा शब्द एक तत्सम है? नहीं, पंख नहीं है, और पत्थर भी नहीं है, पत्थर का भाषण होता है। पंछी भी नहीं है, पंछी का पक्षी होता है। यहाँ पे प्रकट जो है आपका ये तत्सम शब्द है, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इसमें कौन सा अलंकार है? देखो, यहाँ पे सवाल समझिएगा। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुंह क्यों भरा हुआ है हीरो से। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। जैसा गाइस मैंने एक अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने गाइस एक गाना लगाया था कि तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, ये गाना था। तो वही है भाई कि इतने बढ़ा चढ़ा करके बात की जाए तो उसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार ही होता है। अब उन्होंने इतना ज़्यादा काजल लगा लिया कि दिन में ही रात हो गई, तो इसमें बढ़ा चढ़ा के बात हुई ना, तो इस वजह से आपका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और एक गाना और ऐसे है गाइस कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, ये भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत ही आता है। अगला है कि राम श्याम और अशोक बाजार गए थे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। देखिए बताइए, राम श्याम और अशोक बाजार गए थे, इसमें कौन सा उचित विराम चिन्ह होगा। क्वेश्चन नंबर 60 राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, हालांकि लगा हुआ है, राइट हो जाएगा अर्ध विराम, या जिन्हें आप अल्प विराम कहते हैं। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नहीं, सवाल क्या कह रहा है कि राम श्याम और अशोक बाजार गए थे, इस तरीके से होगा, तो ये आंसर राइट होगा। अगला है ब उपसर्ग से बना शब्द है, ब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। 61 नंबर सवाल है, ब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बा कलम जो है ये बा बड़ा बा से बना हुआ है, तो ये गलत है। बर्दाश्त जो है बर उपसर्ग से बना हुआ है, बदनाम बद उपसर्ग से बना है, जबकि बदौलत जो है आपका ब उपसर्ग से बना हुआ है। तो राइट आंसर ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक और अजगरई लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, कौन सा रसा है। सवाल समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है उसको एक बार अच्छे से समझने के बाद आंसर दीजिएगा। एक और अजगरई लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक और अजगर है, एक और अजगर है, और एक और मृग, यानी मृग को खा रहा है अजगर। तो ये गाइस एक तरीके से कहा जाए तो आपका भयानक रस है ना, तो राइट क्या हो जाएगा, ए आंसर भयानक रस है। कलमस कुलमास शब्द का सही अर्थभेद चयन कीजिए। कलमस और कुलमास शब्द के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। कलमस का मतलब होता है कालिक, और कुलमास का मतलब होता है कुल्थी या उद्र। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के डैश में पुस्तकें उसके मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मनुष्य के अग्रसूची में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अग्रसूची में नहीं होगा। मनुष्य के तनाव में, मनुष्य के अभ्यागत में, मनुष्य के एकांत में, मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65 है। रीमा खाना खाकर सो गई, इसमें कौन सा वाच्य है। साथ में आप ये भी बताएंगे कि इसमें कौन सी क्रिया है। देखिए, अगर इसमें समझने की बात की जाए तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। रीमा जो है खाना खाकर सो गई, तो यहाँ पे रीमा जो है खाना खाने के बाद सो गई, यानी कर्तवाच्य है। अगर क्रिया पूछा जाए तो इसमें पूर्वकालिक है, एक काम करने के तुरंत बाद दूसरा काम, यानी खाना खाने के बाद तुरंत इनका है सोने का काम। तो खाना खाकर सो गई तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, जबकि वाच्य कहा जाए तो कर्तवाच्य है। ए आंसर राइट हो जाएगा। समाज के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत कौन सा है, ये सवाल पूछा गया है। पहला देखो, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, ये गलत है क्योंकि इसमें कोई भी पद गौण नहीं होता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, ये गलत है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगला है कि क्वेश्चन नंबर 67 से 71 तक दिए गए गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पर आइए हम इस गद्यांश को एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। गद्यांश है कि भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वायसराय के नाम से जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनसीब कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन, महादेव के हाथों के लिखे लेख, टिप्पणियाँ, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालाप पर लिखी गई टिप्पणियाँ, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। वह शॉर्ट हैंड जाने जाते थे। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने आते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत की शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। अब देखिए यहाँ पे सवाल है कि गांधी जी की बातचीत को शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता होगा। गांधी जी के बातचीत को शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी ज़रूरी बातें को नोट करने के लिए अभी भी कहा जाता है कि शॉर्ट हैंड नोट्स बना लिया करो जो कोई आप नहीं जानते हैं। लेखक में प्रत्यय कौन सा है, लेखक में प्रत्यय, लेखक में अक प्रत्यय, लेख में अक प्रत्यय जोड़ के लेखक शब्द बना हुआ है, तो लेखक में अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। भारत में उनके अक्षरों का कोई शानी नहीं था। वाक्य में उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है, उनके का मतलब क्या है, उनके का मतलब है कि गांधी जी के लिए, गांधी जी के लिए। राइट हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि गांधी जी केवल लिखने में विश्वास रखते थे। गद्यांश के आधार पर कहा गया नहीं है, ऐसा नहीं है। गांधी जी केवल बातचीत में विश्वास रखते थे, गांधी जी को लिखने का शौक था, गांधी जी की बातों का लोग सम्मान करते थे। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर, गांधी जी की बातों का लोग सम्मान करते थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71, गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनसीब कहाँ मिलना था। वाक्य में रेखांकित खुशनसीब से क्या मतलब है, खुशनसीब का मतलब क्या है, खुशनसीब का मतलब है इस वाक्य में खुशनसीब का मतलब यह है गद्यांश के अनुसार सुंदर अक्षर लिखने वाला। तो राइट हो जाएगा बी आंसर। किस कीर्ति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किस कीर्ति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राइट हो जाएगा अमृत और विष के लिए। राइट हो जाएगा ए आंसर। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है, और अगला सवाल है कि करबला के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 74 और 75 दोनों का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन ने जो हैं ये इसमें उपन्यासकार नहीं है, ये जो हैं ये आपके आत्मकथा से संबंधित हैं, जबकि प्रेमचंद, नीलाचंद जोशी, श्री के लाल शुक्ल ये जो है उपन्यास लिखते हैं। करबला के रचनाकार कौन है, करबला के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। सी आंसर राइट हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे गोदान किसकी रचना है, ये आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। बाकी मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपका रीजनिंग बचता है, तो रीजनिंग जो है आपका ये मैं करवा दूँगा, रीजनिंग भी आपका मैं करवा दूँगा और मैथ भी मैं आपका करवा दूंगा। तो रीजनिंग मैथ ये दोनों में करवा दूंगा। पहले आपके पूरे सेट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं रीजनिंग एक बार कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद मैं मैथ कंप्लीट करवा दूंगा। तो गाइस आई होप ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है भाई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी कहीं भी कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको तुरंत इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और इसके अलावा गाइस मेरे प्यारे भाई जो कुछ भी आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ इसके पूरे श्रेय आपको जाते हैं, क्योंकि गाइस आप अगर
अगर सपोर्ट करोगे तो मैं आपको डेली और बेहतरीन क्लासेस दे पाऊँगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिए। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मॉडल पेपर डेली मिलता रहे तो प्लीज़ आप वीडियो को अपने मित्र तक शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं इसके बाद एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।